Okay, so the part that was left was कि मैंने मॉडुलस ऑफ z आप लोगों को बताया था, राइट? मॉड ऑफ z इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे if कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने लिया z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन आई हैव मॉड ऑफ z एज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये मैंने आप लोग को फिगर से रिप्रेजेंट करके भी बताया था कि मॉड ऑफ z का सिग्निफिकेंस होता है दिस डिस्टेंस जहाँ पे a कॉमा b पॉइंट आता है. ठीक है, दिस इज माय रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस. तो ये पॉइंट जो मैंने बताया था, तो इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो हमें पता होनी चाहिए. ऑल्सो कुछ एक बार मैंने ये बताया था कि दिस एंगल, दिस थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. आर्ग्यूमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो रह गई थी. तो सबसे पहले तो मॉड की प्रॉपर्टीज, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो ध्यान से देखना. मॉड ऑफ z अगर जीरो हो गया, इफ मॉड ऑफ z जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो जाता है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दोनों जीरो हो जाएगा, तभी ऐसा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू जीरो है. अगर मॉड ऑफ z जीरो हो गया तो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है वो? एनीवन? सर पॉइंट. पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. अगर मैंने मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 बोल दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर वो थीटा 45 ऐसा. नहीं बेटा, मॉड ऑफ z तो डिस्टेंस होता है ना बस. तो अगर मैंने उसमें एंगल अच्छा का कोई हाँ रोल नहीं हाँ होता. सॉरी. तो अगर मैंने मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 बोल दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनीवन? सोचो थोड़ा कि लाइक डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 1 है यहाँ से, तो पूरा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा क्या वो? हाँ सर. ये पॉइंट ही समझ में आना चाहिए. लाइक कैसे मैंने बोला था ना कि मॉड जो कोनिक, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर होता है वो बहुत सारे चैप्टर से लिंक होता है. कोनिक सेक्शन से भी लिंक होता है, ट्रिगो से भी लिंक होता है, थोड़ा बहुत मतलब टू डी ज्योमेट्री से भी लिंक होता है. दैट इज वाई इसको हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाते हैं. मतलब लाइक एज एन कोनिक सेक्शन आपने पढ़ रखा है, ट्रिगो पढ़ रखा है आपने, दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर अभी. ठीक है, तो mod of z will represent a circle with radius 1, क्योंकि mod of z क्या डिनोट कर रहा है? mod of z डिनोट कर रहा है कि आपका सेंटर से या ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है. अगर वो मैंने 1 रख दिया तो ओरिजिन से डिस्टेंस, बहुत सारे पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेंगे. तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल. ठीक है, ये होता है मॉडुलस का एक और पॉइंट. ऑल्सो एक मिनट रुकना बेटा, ग्रुप पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं. Okay, sorry about that. हाँ, तो moving ahead, you guys are aware कि mod of z is equals to mod of minus of z. Like negative अगर common ले लोगे तो मतलब मॉडुलस है तो पॉजिटिव नेगेटिव बात बराबर होती है, राइट? अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया दैट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, तो क्या ये सही होगा? देखो, या इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ z बार, एवरीथिंग विल बी सेम. देखो क्या होता है, इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई हैव z एज a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो अगर आप माइनस ऑफ z लिखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस आयोटा b. और फिर अगर आप दोनों का मॉड निकालोगे तो मॉड निकालते वक्त तो आपको बस
ये वैल्यूज कंसिडरेशन में लेनी है, राइट? आपको साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट समझो। क्लियर भी हो रहा होगा ये कि लाइक आप मॉड ऑफ जेड निकालो चाहे मॉड ऑफ माइनस जेड निकालो, बोथ विल रिप्रेजेंट सेम थिंग, क्योंकि हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर a कॉमा बी यहाँ पे आ रहा है और इस वाले के लिए माइनस ए कॉमा माइनस बी हो रहा है, तो द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, राइट? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस। सिमिलरली सॉरी, सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग z बार, तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, और माइनस z बार अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी, राइट? कॉन्जुगेट मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ तो a माइनस आयोटा बी विल बी दिस पॉइंट a comma minus b, and minus of z bar will be this point minus a comma b. So again minus of a comma b, again this will just represent a distance. So अगर मैं सबका मॉड लूंगा तो that will represent a distance, तो वो डिस्टेंस सबका सेम होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं देखना है, यहाँ पे डिस्टेंस देखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये चारों बराबर होते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पता हो, मतलब मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, तो वो अलग अलग पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू, एवरीथिंग विल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पॉइंट, बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम बिकॉज ए और बी कांस्टेंट है ना, ए और बी सेम है दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये तीन प्रॉपर्टी लिख लेना, दिस विल रिप्रेजेंट सर्कल, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट के रहेगा तो दिस रिप्रेजेंट्स सर्कल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, जो मेरा z इंटू जेड बार, ये तो मैंने शायद पहले ही बता दिया था। फोर्थ पॉइंट इज z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, राइट? a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिल जाएगा, तो बोथ विल रिप्रेजेंट सेम थिंग। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई किया है z1 इंटू z2, तो आप सेपरेट कर सकते हो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, तो ये तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। सेम वही चीज डिवीजन में भी कर सकते हो, अगर मॉड ऑफ z1 बाई z2 किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। इसका मतलब ये होता है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, या दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट सेम फेच होगा। इसका मतलब होता है कि पहले डिवाइड करके फिर मॉड निकाल सकते हो, या दोनों का मॉडुलस निकालने के बाद डिवाइड कर दो, रिजल्ट सेम फेच होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 8 प्लस 4 आयोटा और एक मैंने लिया 2 प्लस आयोटा, ठीक है? अगर मैंने लेट्स से दिस इज z1 एंड दिस इज z2, तो अगर इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे z1 z2, तो एक बार मुझे बताओ कितना आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि मॉड ऑफ z1 निकाल लेते हैं, मतलब इसका भी फिर मैग्नीट्यूड निकालो, z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस विल बी 8 इंटू 4। थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं, एक सेकेंड वेट करना, लेट्स टेक दिस एज 1 प्लस आयोटा, नाउ मल्टीप्लाई दीस टू, यहाँ से √2 और यहाँ से √5, दैट इज √10 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर z1 इंटू z2 तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, तो आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1, तो दैट विल बी 1 प्लस 3 आयोटा। और यहाँ से भी अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो √10 आ रहा है। तो वही पॉइंट था कि लाइक चाहे मल्टीप्लाई करके फिर मॉड लो, या दोनों का मॉड लेने के बाद मैग्नीट्यूड डायरेक्टली, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, बोथ विल फेच यू द सेम रिजल्ट। ठीक है, वही चीज डिवीजन में भी होगी, द सेम थिंग विल हैपन इन डिवीजन एज वेल। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी। एक आप लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ी रखी है, z1 प्लस z2
is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2. पढ़ा हुआ है ना ये? सर मतलब जुलाई बैच को छोड़ करके बाकी सबने पढ़ रखा है. Cauchy-Schwarz inequality, that is also true here. और बस इसी तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, मतलब यही पॉइंट्स थे. सेम यही चीज आर्ग्यूमेंट के साथ भी देखते हैं. मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा होता है, एंगल होता है विथ द रियल एक्सिस, एंगल विथ द रियल एक्सिस, जो मेरा कोई भी पॉइंट ए कॉमा बी बनाता है. ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड, लाइक दिस कैन बी डिनोटेड एज आर, दिस डिस्टेंस, एंड ये थीटा. तो थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. अब देखो, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए मैंने, इफ आई हैव टेकन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड मैं दोनों का आर्ग्यूमेंट, लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2, ठीक है, अगर मैं ये निकाल रहा हूँ, तो दिस कैन बी समड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. अच्छा, अब ये क्या है? तो जैसे मान लो कि इसको कैसे समझें? देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग मीन्स थीटा होता है, ठीक है, तो ये θ1 प्लस θ2 बोल रहा है, इतना पॉइंट है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2, ये क्या है? अब देखो, मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज 2 प्लस आयोटा. वही पुराना वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है. एंड फाइनल रिजल्ट में आई हैव z1 into z2 करने के बाद आई हैव 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है. तो 1 प्लस 3 आयोटा का जो आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे, दैट विल बी सेम एज θ1 प्लस θ2, ठीक है. तो 1 प्लस 3 आयोटा का अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? b बाई ए होता है. थीटा क्या होता है? tan इनवर्स b बाई ए, हाँ सर राइट. तो 3 tan इनवर्स 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से आएगा θ1 विल बी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2. अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं पता है, बट tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का भी फॉर्मूला होता है. इनवर्स ITF हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो वहाँ से मतलब अगर मैं कुछ नोन एंगल लेता तो शायद ये चीज़ सही हो जाती, प्रूव हो जाती. जैसे tan इनवर्स 145 डिग्री हो गया. कुछ करते हैं कि इसको नोन एंगल बनाते हैं. लेट्स से इसको भी 1 प्लस आयोटा ही कर ले रहा हूँ. 1 प्लस आयोटा, ठीक है. अगर 1 प्लस आयोटा करूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री आ जाएगा. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना एक बार, क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी, करो बेटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्या आएगा? 1 प्लस, सर 2 आए 1 माइनस बस 2 आयोटा आएगा, राइट. हाँ ठीक है, तो 2 आयोटा. और तो ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स 2/0 आ रहा है, विच इज नॉट डिफाइंड. मतलब अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, इफ आई एम गेटिंग z1 into z2 एज 2 आयोटा, तो b/a करते हो, तो b/a करते हो, तो a तो 0 है, तो 2/0 हो गया, नॉट डिफाइंड. और नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है? हाँ 90 सर डिग्री पे होता है. 90 डिग्री पे तो आपको वो रिजल्ट समझ में आ रहा होगा. तो आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. बाकी ITF, जस्ट अ सेकंड. हाँ बेटा श्योर. बाकी जो ITF वाली चीज़ें हैं ना, ये हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तब मैं बताऊंगा कि इन दोनों का सम कैसे करता है. तो श्योर, यस, आई विल शेयर द स्लाइड्स ऑन द ग्रुप. Similarly, argument of z1 upon z2 will be argument of z1 minus z2, मतलब argument of z1 minus argument of z2. मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे.
लास्ट स्लाइड चाहिए। हो गया सर, थैंक यू सर। नहीं, आर्यन इज सेइंग दैट उसको लास्ट स्लाइड चाहिए। सर हाँ बेटा। सर मतलब वो जो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी वाली स्लाइड थी ना वो। अच्छा, एकदम स्टार्टिंग वाली, ये वाली स्लाइड्स तो मैं वैसे भी शेयर करूंगा बेटा अभी। ओके सर। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एडिशन होता है, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 करना होगा बेसिकली। ठीक है, इन सब के बहुत अच्छे अच्छे फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू k रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ना, इन सब के बहुत अच्छे अच्छे फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है अभी, मतलब जितना बुक में है उतना ही बता रहा हूँ अभी। बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से हम लोग पढ़ेंगे ना अभी फेब वेब तक, तब बहुत सारी चीजें मतलब सर बहुत ये अच्छी अच्छी चीजें पता लॉगरिदम चलेंगे। लॉगरिदम जैसा। मतलब थोड़ा थोड़ा कह सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। मतलब लाइक जैसे लॉगरिथम आप लोग को समझ में नहीं आता था कि ग्राफ में मतलब एज एन क्या होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट यहाँ पे आपको सब सब चीज़ें इमेजिन हो पाएंगी। लाइक कैसे 2D प्लेन पे मतलब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे एंगल सब्सट्रैक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो। जैसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो आप ग्राफ के थ्रू या इमेजिनेशन के थ्रू सब चीज़ें समझ जाते हो ना, तो बस वैसा हाँ फीलिंग आएगा, आपको समझ पाओगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट ठीक है, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी बस प्रॉपर्टी जो लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। बेसिकली अगर ये जीरो हो रहा है तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ पहली वाली प्रॉपर्टी से आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू जेड बार भी जीरो हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी यही तो है ना कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट को सम में लिख सकते हैं, तो अगर ये जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एज एन लेट्स से मेरे पास एक a प्लस आयोटा भी है, तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा 1, और a माइनस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, ये a प्लस आयोटा भी है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू 0। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू 0 का ये मतलब नहीं है कि लाइक ये मतलब एज एन जीरो हो जा रहा है एग्जैक्टली। इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ये वाली लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब वही मैंने कहा ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस बाद में थोड़ा आराम से समझेंगे, बट दिस विल बी द केस। ठीक है, कि अगर a प्लस आयोटा भी लिया है आपने, a माइनस आयोटा भी लिया है, तो उसका एंगल का सम विल बी इक्वल टू 0। एंगल का सम इक्वल टू 0 से ये मतलब समझ लेना कि एज एन मतलब सर कैसे 0 हो जाएगा, दिस इज 9, दिस इज 45 और दिस इज लेट्स से 135, तो कैसे सर 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रियल एक्सिस पे लाई करता है। या बेसिकली ऐसे समझ लो कि वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 करोगे तो tan थीटा हो जाएगा, और tan 180 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो दैट इज व्हाई द वैल्यू इज 0। पॉइंट समझना कि लाइक अगर ये 45 डिग्री हुआ, ये 135 डिग्री हुआ, तो उसका सम विल बी 180, तो 180 होगा, तो अगर उसका tan लोगे तो दैट विल बी 0, तो दैट इज व्हाई दिस इज 0। बाकी थोड़ा मतलब अभी बस ऐसे याद कर लो, बाकी डिटेल में बाद में बताता हूँ इसको। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज में एकदम लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि बुक में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ पाओगे अभी के लिए, बट ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ऐसा ही याद कर लो। नेक्स्ट इज की आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज, इसी वाली प्रॉपर्टी से आप ये भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
मतलब एज एन अगर ये वाला थीटा निकालना है तो मैं यहाँ से थीटा 1 माइनस भी तो कर सकता हूँ ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि लाइक इस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब ये थीटा 2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, थीटा 1 यहाँ से 180 में से थीटा 1 माइनस कर सकते हो, सिग्निफिकेंस वाली बात है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? सर रियल होगा मतलब। वेरी गुड। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा होगा वो रियल होगा। क्यों रियल होगा? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, रियल एक्सिस पे लाई करेगा। रियल एक्सिस पे लाई करेगा। यही पॉइंट मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर दोनों का सम एज एन दोनों का एंगल का सम, एक मिनट बेटा रुकना, क्वेश्चन 3 इज इनकम्प्लीट। हाँ सॉरी, हाँ तो यही पॉइंट मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था बेटा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा ना, वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा, तो दैट इज व्हाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 0 ऐसा हो जाता है, ठीक है। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाता है या क्या कहते हैं नॉट डिफाइन हो जाता है, तो क्या होगा? इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड, सर तो प्योर इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इज नॉट डिफाइंड, अगर ऐसा कुछ आ जा रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है तो मतलब रियल पार्ट उसका 0 हो जा रहा है। ए प्लस आयोटा भी होता है, बी बाई ए होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स बी बाई ए। तो अगर ए 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, एंड वंस दैट इज नॉट डिफाइंड तो क्या हो जाता है? प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। सर इसका मतलब 90 डिग्री होगा क्या? हाँ मतलब 90 डिग्री एंगल हो जा रहा है, नॉट डिफाइन होने का यही मतलब है, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में आ रही है, tan इनवर्स के फॉर्म में आ रही है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे जब आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? tan इनवर्स b बाई ए और tan इनवर्स माइनस b बाई ए प्लस tan इनवर्स माइनस b बाई ए कर रहे हो, ठीक है। और इसको अगर बाहर लोगे तो आपको, जैसे आपको पता है ना, tan ऑफ b बाई ए प्लस tan इनवर्स माइनस b बाई ए, ठीक है। अब जैसे tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है ना, वैसे tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स b बाई ए माइनस tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा ये, और वो 0 हो जा रहा है। तो बेसिकली मतलब मैं इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा था थोड़ा कि tan मतलब इनवर्स नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ITF नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, और मतलब थोड़ा समझ लो, फील ले लो भी बस, बट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आई गेस, इतना भी वैसा नहीं है। यस या नो? यस सर। ठीक है ना, मतलब सबको समझ में आ रहा है, बस मोहित ही रिस्पॉन्स देता है, मोहित, आयुष और नहीं एक दो सर, समझ स्टूडेंट में आ रहा है। क्लियर होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो बस यही कुछ प्रॉपर्टीज थी कि लाइक अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस जेड बार लेते हो तो 0 हो जाता है, वहीं से ये वाली प्रॉपर्टी डिराइव होती है। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो प्योरली रियल हो जाता है, मतलब नंबर इज रियल। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नॉट डिफाइन होता है तो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1 अपॉन जेड 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1 में जेड 2 हो जाता है, और ये वाला तो मैंने प्रूव करके दिखाया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1 इंटू जेड 2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ITF पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो, थोड़ा फील ले सकते हो बस। बाकी मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता थी कि लाइक mod of z1 into z2 is mod of z1 mod into mod of z2, ठीक है, मतलब या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉड ले लो, या तो पहले मॉड लेकर ले लो और फिर उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम फैच होगा। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, mod of z into z bar is z स्क्वायर, ये z into mod of z माइनस ऑफ z
इंटू मॉड ऑफ जेड बार इंटू मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये सब सेम ही, मतलब पॉइंट्स अलग अलग डिनोट करते हैं बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड इज मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड विल इज इक्वल्स टू के रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। निशिकंदा बेटा, आप क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके। मिताली, आपको समझ में आया जो भी मैंने अभी बताया है? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था पहले, राइट? नो सर। तो आपका पहला लेक्चर है, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सत्यव्रता, आपको? ये सत्यव्रता कभी रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब एक बार यस सर वैसे लिख देता है चैट सेक्शन में। मिलता हूँ इसके पेरेंट्स से, रुको। एवरीवन को नहीं बेटा, मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे खत्म होता है। और जितना मैंने बताया ना, दैट इज 30 to 40% ऑफ आपका जो IIT के लेक्चर्स में पढ़ोगे। जब आपको ये सारे पॉइंट्स अगर समझ में आ रहे हैं या थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया लग चुका है, तो यू गाइज विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स का एप्लीकेशन होता है ना, तो अगर कोई भी एक पोर्शन वीक होता है तो फिर यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है। बट सिंस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ कर दिया या थोड़ा बहुत आप समझ गए हो अच्छे से, तो वहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। नया चैप्टर है, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या मीन मीडियन मोड क्या होता है? एनीवन? सर मीन मतलब एवरेज, हाँ, मीडियन मतलब मिडल मोस्ट टर्म, और मीन मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बड़ा है। राइट, जो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मिताली बेटा, पहले 7 चैप्टर्स फ्रॉम बुक 1 कंप्लीट हो चुके हैं, और बुक 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट्स कंप्लीट हो चुका है, तो 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके सर। हाँ, नाम न्यू टॉपिक है, नया चैप्टर है, चैप्टर 8 फ्रॉम बुक 1, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। देखो अभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम, मतलब इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, एक फॉर्मूला है छोटा सा, बस। तो देखो मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है कि एक्चुअली में डेटा कितना डिस्पर्स है, लाइक डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्टडी करना है हमें, ठीक है। मीन क्या होता है? किसी चीज़ का एवरेज होता है। मीडियन होता है जो एग्जैक्ट मिडल पॉइंट होता है, और मोड क्या होता है, जैसा मोहित ने जो बताया सबसे कि जो ज्यादा सबसे बार ज़्यादा, रिपीट होता है। राइट, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। अब देखो, लेकिन इन सब चीज़ों से ना हमें ये नहीं पता चलता कि लाइक डेटा कितना ज़्यादा डिस्पर्स है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्लेयर है, लेट्स से विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ने 5 इनिंग्स खेली, तो 5 इनिंग्स खेलने के बाद विराट कोहली स्कोर्ड 45, 55, 50, 51 एंड 49। लेट्स से ये उसके 5 इनिंग्स के रन थे। सेम फिर उसके बाद लेट्स से केन विलियमसन वाज बैटिंग, ठीक है। ये कोई नोन प्लेयर लेते हैं जिससे कि एवरीवन विल बी एबल टू नो दैट, मतलब लड़कों रोहित को पता शर्मा। होता है, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा ले लिया, ठीक है। तो रोहित शर्मा ने बैटिंग की एंड ही स्कोर्ड 40, 60, 10, 90 एंड 50, ठीक है। लेट्स से देन लेट्स से धोनी वाज बैटिंग, ठीक है, एंड धोनी स्कोर्ड 100, 100, 0, 20 एंड 10। 30, ठीक है। अगर आप सम करोगे तो सबका सम 250 आएगा। मैंने डेटा सही लिया है ना? हाँ, सबका सम 250 आएगा। बट सबका सम 250 आ रहा है, मतलब सबने 50 के एवरेज से रन बनाया है। एवरीवन हैज स्कोर्ड रन्स एट एन एवरेज ऑफ 50, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ डेटा।
बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये निकालना होगा कि तीनों बैट्समैन में से सबसे ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन कौन है, तो उसके लिए मैं एवरेज के थ्रू नहीं निकाल सकता। पॉइंट समझना कि लाइक विराट कोहली ने भी 250 रन बनाए सीरीज में, रोहित शर्मा ने भी 250 रन बनाए हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने भी रन बनाए 250। बट अगर मुझे चाहिए कि मेरा मोस्ट रिलायबल प्लेयर कौन है या मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर कौन है, तो वो मैं एवरेज के बेसिस पे नहीं निकाल सकता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, एक इनिंग में 170 बना दिया, बट बाकी उसका स्कोर देखोगे तो बिलो एवरेज है। यस रोहित शर्मा ने एक इनिंग अच्छी खेली है, फिर एक इनिंग एवरेज खेली है, फिर एक इनिंग अच्छी खेली है, एक इनिंग एवरेज खेली है। तो अगेन रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा डिपेंडेबल हुआ, राइट। एमएसडी से ज्यादा डिपेंडेबल तो रोहित शर्मा हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। और उन सबसे भी ज्यादा डिपेंडेबल कौन हो गया, विराट कोहली हो गया, बिकॉज कंसिस्टेंटली उसने 50-50-50 का स्कोर बनाया है। तो जो मेन डेटा होता है मेरे पास, वो मुझे डिस्पर्शन नहीं बताता कि डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा। मेन डेटा मुझे बस एक एवरेज स्कोर बताता है कि हाँ विराट कोहली ने 250 के एवरेज, मतलब 50 के एवरेज से स्कोर किया, सेम रोहित शर्मा ने भी, सेम महेंद्र सिंह धोनी ने भी। अगर किसी को मैं ये बताऊंगा कि तीनों के रन सेम थे, तो आपको लगेगा कि तीनों एक ही जैसे तो खेले होंगे, ठीक है। इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं मिल रही ना। अगर बस आपको मैंने बिना स्कोर कार्ड बताया, अगर मैंने आपको बता दिया कि तीनों ने 50 के एवरेज से रन बनाया है, तो यू विल गेट द ग्लिम्स की तीनों सेम ही खेले होंगे। बट एक्चुअली इन रियलिटी द थिंग इज वेरी डिफरेंट। तो दैट इज वाई क्या होता है कि मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन आते हैं, लाइक डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है मेरा, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। और बस यही 3 मेथड्स आपके सिलेबस में है। एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करके भी एक टॉपिक था, बट दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। ये चीजें मतलब यूजुअली क्या होता है कि आईआईटी के लेक्चर्स में ये टॉपिक मैं ही पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पूरा जो मेंस के लिए आता है। तो नेक्स्ट ईयर जब हम आईआईटी वाले लेक्चर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताऊंगा। अभी मैं बस स्कूल के लेवल पे बता रहा हूँ कि स्कूल में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हम काफ़ी पीछे हैं अभी, आपको भी पता है दिसंबर आ गया और हम अभी Yes, 10th sir. चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ मतलब लाइक मेथड ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, 3 तरह के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज रेंज, फर्स्ट मेथड इज रेंज। तो मीन मीडियन मोड जो होता है ना मेरा, वो मुझे डेटा किस तरह से डिस्पर्स्ड है ये देने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। लाइक मिडिल वैल्यू सबकी से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। मोड लाइक कौन सा स्कोर सबसे ज्यादा बार आया, तो चलो वो तो सबके लिए 1 ही है, उससे भी आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा है इसमें, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। या मीन से तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मैंने प्रूव ही कर दिया। तो इन सब तरह के डेटा से यू आर नॉट गेटिंग द जस्ट की who is a better player या who is more dependable for this tournament या for this particular series, most dependable batsman कौन है, you're not getting that information। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड ऑफ डिस्पर्शन, मतलब फर्स्ट मेथड ऑफ डिस्पर्शन इज रेंज। रेंज, अब रेंज क्या होता है, मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब जिसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कम होगा वो ज्यादा डिपेंडेबल हो जाएगा, बिकॉज उसने ज्यादा कंसिस्टेंटली स्कोर किया होगा। Yes, sir. पॉइंट समझना, Yes, sir. ठीक है एवरीवन। जिसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कम होगा, मतलब वो ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन हो जाएगा। मतलब इसी डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कम होगा, मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा होगा एज कम्पेयर टू अदर बैट्समैन। तो निकालते हैं रेंज सबकी। तो विराट कोहली की रेंज क्या आएगी, 6. हाईएस्ट क्या है 55, लोवेस्ट क्या है 45, 45, 10. 10 आ गया विराट कोहली का। रोहित शर्मा का बताओ, 90 और 10, 80 आ गया रोहित शर्मा का। 80, और महेंद्र सिंह धोनी का 170, 170। 170. 170. बट इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब लाइक हो गया सही है, इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन मतलब लाइक ये भी, मतलब ये बेटर देन मीन मीडियन मोड तो है बताने के लिए कि डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, बट प्रॉब्लम इज कि बस हम इसमें 2 डेटा को कंसिडरेशन में लेते हैं, बाकी सारे डेटा को इग्नोर कर देते हैं।
तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट, मतलब ये इस पहली एक्सरसाइज जो है ना आपकी 8.1, दैट इज दिस एक्सरसाइज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, बस इतना ही करना है पहले एक्सरसाइज में आपको, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। तो बस थ्योरी समझना ध्यान से कि ये डेटा मतलब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है कि हम बस दो डेटा कंसिडरेशन में ले रहे हैं और बाकी डेटा को इग्नोर कर रहे हैं। तो बस दो डेटा के बेसिस पे मान लो ये तो छोटे छोटे डेटा है, मान लो कहीं पे हंड्रेड्स ऑफ डेटा होते, तो क्या करते हैं हम, या मान लो विराट कोहली का पूरा करियर होता, 12,000 समथिंग रन बनाए विराट कोहली ने, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते तो क्या मिल जाता मुझे कि कौन बेटर प्लेयर है? नहीं, नहीं मिलता, नहीं राइट? सर, क्योंकि कभी ना कभी तो उसने कभी ना जीरो कभी बनाया जीरो पे होगा, आउट होगा। कभी ना कभी यस 183 बनाया होगा, तो ये तो छोटे डेटा थे तो हो गया यहाँ पे काम। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है मेथड ऑफ डिस्पर्शन के रेंज में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, मतलब बड़े डेटा के लिए काम नहीं करता और सिर्फ दो ही डेटा हम कंसिडरेशन में ले रहे होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मेथड क्या होता है? नेक्स्ट मेथड इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली सेम ही चीज होता है। तो वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, वेरिएंस और थर्ड इज स्टैंडर्ड डिविएशन। मैंने बोला है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही चीज होती है, तो उसका एक मतलब होगा, मैं बताता हूँ अभी क्या होता है, पहले वेरिएंस समझते हैं। डिविएशन, अब देखो वेरिएंस होता है कि मेरे पास कि वेरिएंस इज बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वो वेरिएबल होता है मीन से जो मेरा डिफरेंस होता है हर डेटा का, लाइक जैसे मैंने मीन निकाल लिया, ठीक है, मैं बताता हूँ पहले, यहाँ वाला पेज खोलता हूँ, यहाँ पे मीन इज 50, ठीक है, मीन इज 50 फॉर एवरीवन। अब मीन से मैं क्या करूंगा, इसके हर डेटा का डिफरेंस लूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। तो मीन से अगर आप इसके पहले डेटा का डिफरेंस लोगे तो 5 आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वही सेम चीज, मीन से अगर इस वाले डेटा का डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये वाले का 0 हो जाएगा, ये वाले का 1 हो जाएगा और ये वाले का भी 1 हो जाएगा। तो कितना मिल गया, 50 25 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 52, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, मैं लिख रहा हूँ, वेरिएंस को हम लिखते हैं VAR ऑफ x, VAR ऑफ x मतलब x कोई वेरिएबल है उसका वेरिएंस निकालना है, इस पर्टिकुलर केस में x इज डिनोटिंग विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली का अगर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/n समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर। समेशन साइन सबको पता है क्या होता है, जुलाई यस बैच कल मैंने बताया है थोड़ा सा, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, मैं इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, आई की वैल्यू में चेंज करूंगा 1 से लेकर के जहां तक भी जाना है n तक जाना है। तो यहाँ पे n इज टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर मेरे पास 5 हो गया तो यहाँ पे 1/5 फिर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो x1 मतलब इसको जैसे आप उसमें करते थे ना, इसको x1 से डिनोट करोगे, इसको x2 से, इसको x3 से, इसको x4 से, इसको x5 से, तो सबका मीन से वही डिफरेंस लेकर के फिर स्क्वायर करेंगे। तो सबका मीन से डिफरेंस लेकर के स्क्वायर करोगे तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 52/5, 52/5 विल गिव यू 10.4, ठीक है। ये विराट कोहली का वेरिएंस आ गया। तो विराट कोहली का वेरिएंस जो आ रहा है, अच्छा देखो अब इस चीज से एडवांटेज कैसे होता है, लाइक कैलकुलेशन तो ठीक है अपनी जगह, बस यही एक फॉर्मूला है, ठीक है, इतना ही करना है आपको मेथड ऑफ डिस्पर्शन में, बट इस चीज का एडवांटेज समझ में आना चाहिए रेंज से। तो देखो सबसे पहली चीज तो कि इसमें मीन के थ्रू, मीन के रिगार्ड्स में हमने सबका डिफरेंस किया, ठीक है। तो हमने मीन को कंसिडरेशन में लिया है, क्योंकि लॉजिकली तो एवरेज कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ठीक है, बट एवरेज जस्टिफाई नहीं करता है चीज़ों को
कि कितना डेटा डिस्पर्स है, बट लॉजिकली एवरेज को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली चीज तो हमने मीन कंसिडरेशन में लिया है इसमें। ऐसा देखो, वापस से मैं लास्ट पेज पे जा रहा हूँ। आई एम सेइंग इज कि ऑल्दो ये एवरेज से हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि कौन ज़्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन है, स्टिल एवरेज इज अ फैक्टर, एवरेज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, राइट? मीन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो अगर मैं वेरिएंस ले रहा हूँ तो सबसे पहले वेरिएंस में एडवांटेज क्या हो गया कि मैंने सारे डेटा को कंसिडरेशन में लिया, जो कि मैं रेंज में नहीं कर रहा था। रेंज में बस मैं 2 डेटा ले रहा था, बस 2 डेटा ले रहा था। सेकेंडली, इसमें मैंने मीन को भी कंसिडरेशन में लिया है, इसमें मैंने मीन को भी कंसिडरेशन में लिया है। तो सारे डेटा को मीन से मैंने कंपेयर भी किया है, सारे डेटा को मैंने मीन से कंपेयर भी किया है, और फिर मैं सर फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ बेटा, सर वो 50 आपने क्या लिखा है? एवरेज है 50 ना उसका, तीनों का। ओके सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं, तीनों का एवरेज 50 है, और डिस्पर्शन का फॉर्मूला इज, एक मिनट बता रहा हूँ, डिस्पर्शन का फॉर्मूला इज 1/n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x बार इज द मीन, x बार इज द मीन, xi मतलब सारी इनिंग्स। तो ये पहली इनिंग हो गई x1, फिर ये दूसरी इनिंग हो गई। तो एवरेज 50 है, 50 माइनस 45 का स्क्वायर 25, फिर अगेन 50 माइनस 55 का स्क्वायर इज 25 एंड सो ऑन, वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है? यस हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वेरिएंस में देखो एडवांटेज क्या हो गया कि मैंने सारे डेटा कंसिडरेशन में लिए और सारे डेटा को मैंने मीन से कंपेयर भी किया है। तो वेरिएंस जो होता है ना, वो मेरा ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देता है कि डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। तो विराट कोहली का एवरेज जो है ना, वो 10.4 ऊपर नीचे जाता है हर इनिंग में, मतलब लाइक एज एन वो अपने एवरेज से कितना क्लोज, मतलब 50 का अगर उसका एवरेज है तो 10 ऊपर नीचे हो जाता है बस, मतलब 10.4 रन वो ऊपर नीचे जाता है। मतलब इतना कंसिस्टेंट है वो कि 40 से लेकर के 60 के बीच में तो हर इनिंग में ऑलमोस्ट उसने रन 60 बना ही है। 40 से लेकर के 60 के बीच में ऑलमोस्ट उसने हर इनिंग्स में रन बना ही है। तो वो इतना कंसिस्टेंट है, ये बता रहा है वेरिएंस। यही चीज हम एक डेटा स्किप करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के लिए कर लेते हैं। तो 50 माइनस 170 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1440, राइट? फिर 50 सर माइनस और एक 30, जीरो आएगा ना? और एक जीरो आएगा। हाँ, 00 प्लस 50 माइनस 30 का स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर 400 प्लस 0 बनाया था तो 2500 प्लस 20 मतलब 30 90 900 20 400 ऐड करना बेटा, एक बार बताना कितना आ रहा है। $1800 कर रहे हो आप लोग? यस सर, एक मिनट। हाँ, 18600 600 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 किया मैंने, तो सर 3720। 3720 कैसे आ जाएगा? सर डिवाइड बाय 5 होता है। अच्छा 3720, मतलब अच्छा एक और चीज, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे गया। 10.4 नहीं है, मतलब एज एन विराट कोहली का रन का जो वो है ना, वो 10.4 नहीं है। मतलब एज एन मैं बता रहा था ना कि 40 से 60 के बीच में बताएगा, वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है? वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो वेरिएंस नहीं है। वेरिएंस ये बताता है आपको, लाइक वेरिएंस इज, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर से ऑब्वियसली डेटा ज्यादा डिस्पर्स मिलता है हमको। तो वेरिएंस इज मतलब कि लाइक ऐसा समझो कि वेरिएंस निकालने से हमें बस कितना वेरिएंस, डेटा का कितना वेरिएंस है वो मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है कि लाइक डेटा कितना डिविएटेड है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर हमने किया है ना,
इसी का हम स्क्वायर रूट करते हैं। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर विराट कोहली का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो 10.4 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट? Yes, करोगे Yes, और sir. वही चीज एमएसडी का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3720 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, रफली 60 समथिंग आ जाएगा, 60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 60 जो भी आएगा। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे बताता है, जो चीज मैं बोल रहा था कि विराट कोहली अपने एवरेज से कितना डिविएट कर रहा है। तो विराट कोहली मोर और लेस 47 रन से लेकर के 53-54 रन के बीच में कंसिस्टेंटली बना रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। सर ये आप वेरिएंस ही बता रहे हो? नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा हूँ बेटा। वेरिएंस का डेटा क्या आता है, वेरिएंस का रिजल्ट जो आया वो तो मैंने बता दिया, वो तो आप लोगों ने निकाल दिया। एमएसडी का 3720 आया और विराट कोहली का 10.4 आया एग्जैक्टली। ठीक है, अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को हैंड इन हैंड, मैंने बोला था ना कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही चीज है बेसिकली। तो अब आप लोग को समझ में आएगा वो पॉइंट कि वेरिएंस तो हमने निकाल दिया, अब स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कर रहा हूँ तो विराट कोहली का 10.4 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो 3.5 समथिंग आएगा, 3.5 समथिंग आएगा। ठीक है, या 3.4 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो विराट कोहली अपने एवरेज से 3.4 रन डिविएट कर रहा है, 3.4 रन डिविएट कर रहा है। तो कितना, मतलब हर इनिंग में या तो 46-47 से लेकर के 53-54 रन के बीच में वो बना रहा है। मतलब Yes. उसका डिविएशन इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, तो 46-47 से लेकर के 53-54 के बीच का है। मतलब विराट कोहली इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन हो गया। वेयर महेंद्र सिंह धोनी का करोगे तो अपने एवरेज से वो 60 डिविएट कर रहा है। मतलब कि एज एन उसका एवरेज अगर 50 है तो वो 110 भी बना सकता है, और मतलब ऐसा कि -10 तो नहीं बनाएगा, लेकिन एज एन 0 भी बना सकता है बहुत सारी इनिंग्स में। ठीक है, तो मतलब कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो निगेटिव में भी जाते हैं, तो दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह से आता है। रन्स नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जो निगेटिव में भी जाते हैं। मतलब ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि ये निगेटिव नहीं जा सकता, बट बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं कि जो निगेटिव में भी जा सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया आपका, पॉजिटिव भी जाता है, निगेटिव भी जाता है, नीचे भी गिरता है, पॉजिटिव भी जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पे डिपेंडेंट होती हैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे। यही सेम चीज हम स्टॉक मार्केट में अगर अप्लाई करते हैं ना, तो जैसे आप शेयर, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कि ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फायदा होता है, नुकसान होता है, कौन से शेयर्स ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, कौन से शेयर्स कम डिपेंडेबल होते हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स। तो जो ज़्यादा अच्छे शेयर्स होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, तो वो उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है। ओवर द ईयर्स उनके डेटा को स्टडी किया गया रहता है, बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं देखा गया होता उसमें। वेराज कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हाई रिस्क वाले फंड्स होते हैं, वो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, टीवी में ऐड आता होगा, देखा होगा सबने। तो Yes, वहाँ पे sir. क्या होता है कि कुछ हाई रिस्क फंड होते हैं, उसमें हाई रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, लो रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन का कम होता है। मतलब ये वन ऑफ द फैक्टर्स। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स में, मतलब बस इसी के बेसिस पर नहीं होता है, लेकिन हाँ जो उतना आपके सिलेबस में उससे मैं रिलेट करके समझा रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या होता है सब। Yes, वेरिएंस sir. एंड Yes, स्टैंडर्ड sir. डिविएशन वो Yes, हैंड sir. इन हैंड। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वो हैंड इन हैंड, उनको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही चीज होती है। पहले हम वेरिएंस निकालते हैं कि डेटा कितना वेरीड है मेरा, और उसके बाद मतलब डेटा कितना वेरीड है मेरा। ठीक है, यहाँ से देखना, तो डेटा कितना वेरीड है, तो ऑलमोस्ट 10 वेरीड था मेरा डेटा जो हमने रेंज के थ्रू निकाला था। ठीक है, तो मतलब एज एन एग्जैक्टली ये वेरिएंस का एग्जैक्टली ये सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन का ये सिग्निफिकेंस होता है कि लाइक डेटा मतलब अब कितना हाई जाने के चांसेस हैं या कितना लो जाने के चांसेस हैं। अब देखो और भी चीजें होती हैं, लाइक फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये जस्ट आपको हो सकता है विराट कोहली अगली इनिंग में 0 बना दे, बट ये आपको क्या देता है, एक आइडिया दे देता है कि हाँ मतलब दिस इज जस्ट टू गेट द जस्ट
कि हाँ कहाँ पे आप विच इज़ द बेटर परफॉर्मर, या कहाँ पे आप बेटर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या कहाँ पे आप मतलब जहाँ पे भी बहुत सारे डेटा होते हैं, या क्या चीज़ इज़ मोर रिलायबल। तो ये सारी चीज़ों को बस हम प्रेडिक्ट करते हैं। अगेन दैट डिपेंड्स, हो सकता है विराट कोहली अगले इनिंग में 0 बना दे, हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी अगले इनिंग में वापस से 150 प्लस बना दे, डिपेंड करता है, वो दिन दिन की बात है। बट ये हमें एक बेटर ओवर द इयर्स एक बेटर परफॉर्मेंस जज करने के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये बस पास्ट के डेटा को कंपेयर कर सकते हो, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो इस। ठीक है, बट हाँ दिस फॉर श्योर गिव्स यू एन आइडिया कि हु इज मोर रिलायबल बैट्समैन या व्हिच स्टॉक इज मोर रिलायबल टू इन्वेस्ट इन। तो ये आपको आइडिया देता है ये। ठीक है, तो बस चैप्टर इतना सा ही था, सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। सर इतना ही Yes, था। sir. हाँ एक आध क्वेश्चन कर लें। मोहित कुछ कह रहे थे क्या बेटा? कुछ नहीं सर, इतना ही था। हाँ बस इतना ही था। ठीक है, और भी है मतलब लाइक एज एन जैसे कुछ ये तो मेरे से मान लो एग्जैक्ट डेटा गिवन था तो आपको हो गया। कुछ अनग्रुप्ड डेटा होते हैं कि लाइक जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइक जैसे 0 से 10 एज ग्रुप वाले 10 बच्चे हैं, 10 से 20 एज ग्रुप वाले 5 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। हाँ इस तरह का सर, इसको 10th में था। हाँ इसको अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, मतलब एज एन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है बेसिकली ये। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम फिर फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं, लाइक इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको एक्सआई बोलते हैं। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला आ जाता है, इसका एक्सआई जो होता है इसका मीन होता है, राइट। इसका मिडिल वाला टर्म विल बी एक्सआई। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ये सब 10th में? हाँ सर। Yes, sir. ओके ठीक, तो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। वेरिएंस का फॉर्मूला, अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस को देखो एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये लेटा हुआ 6 सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिग्मा आ जाए, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा, ये ऐसा होता है सिंबल। ठीक है, हाँ तो वेरिएंस इस सिचुएशन में हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन तो उसी का रूट हो जाएगा। ये अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड के लिए, ग्रुप्ड के लिए भी सेम ही होना चाहिए ना, सिग्मा स्क्वायर 1/n fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n आ जाएगा। हाँ ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला यही रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कर दोगे बस, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिससे कि आप लोग को बता रहे। जैसे मान लो मेरे पास क्लास इंटरवल दिया था 45 से 55, 55 से 65, 65 टू 75, ठीक है, 75 टू 85, 85 टू 95, 95 टू 105, 105 टू 115 एंड 115 टू 125। ठीक है, ये दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले एक्सआई डिनोट करेंगे। एक्सआई क्या होती है, मिड वैल्यू होती है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। मान लो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है मुझे, 7 गिवन है, 20, 27, 23, 13, 6, 3 एंड 1। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब आपको देखो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना, एवरीवन नोज हाउ टू फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए आप लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े होंगे ना लास्ट ईयर। सर
हाँ समेशन f(x) है अपन कुछ तो हाँ तो यू विल हैव टू स्टडी मीन, ठीक है, मतलब एज एन आपको याद निकालना आना चाहिए मीन, एक बार रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। तो जब आप मीन निकाल लोगे, एक्स बार बेसिकली निकाल लोगे, तो आप क्या करोगे, एक्स बार माइनस एक्स आई का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और वही सबका स्क्वायर करके फिर आप वेरिएंस निकाल दोगे, एंड वंस यू हैव वेरिएंस तो फिर आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे। बुक में एक दो सॉल्व एग्जांपल्स देख लेना, आपको मीन निकालना याद आ जाएगा, फिर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे मैंने बताया है वैसे निकाल लेना। एक और चीज़ मुझे बतानी है कि फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई हैड ना दिस 1/n समेशन fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके देखो कैसे लिखता हूँ मैं। आई कैन राइट इट एज माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, हाँ ठीक है। एक्चुअली मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मेरे साथ बहुत पंगा है। 1/n, स्पेशली ये सारे फॉर्मूले जो बहुत कम यूज होते हैं, तो ठीक है, 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। एक ये भी फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, एक तो ये ऐसे आ जाता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, नेक्स्ट वाले टर्म में जैसे यहाँ इस तरह का कोई डेटा आता है तो आप क्या कर सकते हो, fi xi निकाल सकते हो, fi इंटू एक्स आई निकाल सकते हो, ठीक है, एक्स बार निकाल सकते हो, एक्स बार निकालने के मतलब एज एन मीन निकाल सकते हो, मीन का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब एज एन मीन निकालना आप लोगों को आता है, मीन निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर लेना और एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से और डिवाइड बाई एन कर देना है इसको, इस वाले को डिवाइड बाई एन करना है, वहाँ एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपको वेरिएंस मिल जाएगा, तो भी आपको वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो चाहे नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बोथ विल फेच यू द सेम रिजल्ट्स। एक बार सॉल्व एग्जांपल देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आज मुझे 1 घंटे का लेक्चर मिला। हाँ बेटा। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है एज एन यहाँ पे? नो सर, ये वाला। ये वाला? यस। ये अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला बता रहा था मैं, फिर मुझे याद आया कि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है तो वो बताया, ठीक है। ओके सर। जैसे ये ग्रुप्ड डेटा हो गया, एक अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा जैसे मतलब वही विराट कोहली वाला स्कोर वाला करवाया हुआ था जो कि जिसको किसी ग्रुप में नहीं करते हैं, ओके। ओके तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, तब तक आप लोग एक दो सॉल्व एग्जांपल्स देख करके अप्लाई कर लेना, और 8.1 8.2 बस आपके सिलेबस में है, उससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8.1 एंड 8.2, और 8.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो रेंज वाली है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। 8.2 में ही एक दो एक 8.2 से पहले एक दो सॉल्व एग्जांपल्स देख लेना और 8.2 का एक दो क्वेश्चन लगा लेना, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से इस चैप्टर से, और वो 8.2 से ही आएगा, पहले तो 8.3 से भी आता था बट वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। चलो फिर विनिंग दिस सेशन, मतलब एज एन चेंजिंग द होस्ट। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye.